इट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना मतलब क्या कुछ प्रमुख वर्ष में कुछ प्रमुख घटनाओं के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सुमेलित करने के लिए या निम्नलिखित में से कौन सा घटना किस वर्ष में हुआ है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में। बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी हुआ, मतलब क्या लागू हुआ। बंगाल विभाजन करने का कारण क्या था? तो उस समय रीजन यह था बंगाल विभाजन मतलब क्या बंगाल का विभाजन करने का, बंगाल का डिवाइडेशन करने का। जो गवर्नर के द्वारा उसमें यह इशू दिया गया कि प्रशासन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस कारण से क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, जिससे शासन करने में मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ ढंग से हो सके। लेकिन जबकि वास्तविकता यदि देखा जाए तो बंगाल विभाजन करने का एक कारण यह भी था, जो जितने भी देश के प्रमुख नेता सब थे तो वह उन सभी का गढ़ जो था वो बंगाल था, और बंगाल में ही बैठ के वे लोग विचार करते थे किसी भी आंदोलन के संबंध में। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का डिवाइडेशन किया गया था। एक वर्ष बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। ढाका मतलब क्या? बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका, और मुद्रा क्या है? टाका। यह भी आप यहाँ से याद रखें। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग का यह मतलब क्या मोटो यह था कि हमारी एक अलग पार्टी होनी चाहिए। रीजन क्या था कि 1850 ईस्वी में 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ऐसा अंग्रेजों के द्वारा और ऐसा कहा जाने लगा कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो एक हिंदुओं की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को मतलब क्या एक तरह से हिंदुओं का ही समूह है। तो इस कारण से मुस्लिमों के द्वारा जब इस बात का मतलब का अध्ययन किया गया, या जो भी हो, अंग्रेज की जब वही लोग बहकावे में आ गए तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक हम लोग का भी एक अलग सा पार्टी हो। तो 1906 ईस्वी में उन लोगों ने मुस्लिम लीग का गठन किया था। इससे पहले सबसे प्राचीन तो कौन? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1850 ईस्वी। कब? तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? तो यही मुस्लिम लीग आगे चलकर पाकिस्तान की मांग करती है और अलग पाकिस्तान की मांग करती है। और यही मुस्लिम लीग आगे जाकर पृथक प्रतिनिधित्व मतलब क्या पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मांगती है। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत मतलब क्या? गुजरात। और सूरत जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत मतलब क्या काकरापारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह भी ताप्ती नदी के किनारे मतलब गुजरात में स्थित है। कौन? तो काकरापारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कांग्रेस में फूट। कांग्रेस पहली बार दो भागों में मतलब कि कांग्रेस में विभाजन का हुआ था। तो 1907 ईस्वी में रीजन क्या दिया गया यहाँ पर? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो डिवाइडेशन हुआ, यहाँ पर अध्यक्ष के कारण मतलब कि गर्म दल और नरम दल दो दलों में कांग्रेस डिवाइड हो गया। गर्म दल और नरम दल का कहने का यहाँ पर यह मतलब था, जो अंग्रेज से हम लोग वार्तालाप करके उसकी बैठकों में भाग लेकर के उनसे हम मांग करेंगे, और धीरे धीरे वो हमारी मांग पूरी कर रहे हैं। जबकि गर्म दल का कहना यहाँ पर यह था कि हम उनसे भीख नहीं मांगे, हमें अधिकार चाहिए अब, और हम लड़कर उनसे अपना अधिकार लेंगे। गर्म दल का यहाँ पर कहना यह था। तो यहाँ से 1907 से पहले 1906 के बारे में थोड़ा और सुन लीजिए। 1906 ईस्वी में पहली बार दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में, या दादा भाई नेहरू जी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं, सिर्फ स्वराज कांग्रेस की किस 1906 अधिवेशन में। और 1907 की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी घोष जो है उनके द्वारा यह अध्यक्षता किया गया 1907 ईस्वी, जो सूरत में अधिवेशन हुआ कांग्रेस में। तो कांग्रेस दो भाग में कब डिवाइड हुआ? 1907 ईस्वी। किस में? तो गर्म दल और नरम दल में। लाल बाल पाल यह सब गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था? मिंटो कौन था? मार्ले जो था यह भारत सचिव था, जबकि मिंटो जो था यह गवर्नर था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में ब्रिटिश मतलब जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ जब दिल्ली आया था
तो इसी दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। वही बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, उसी को मतलब रद्द करने के लिए 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और भारत की राजधानी अब पूर्व में ना होकर अब भारत की राजधानी मध्य में होगी, मतलब क्या दिल्ली में होगी अब। और 1911 ईस्वी में ही यह भी घोषणा किया गया उसी दिल्ली दरबार में जो भारत की राजधानी अब दिल्ली बनाई जाए। तो घोषणा कब की गई? 1911 में। और बनी कब दिल्ली भारत की राजधानी? तो 1912 ईस्वी से दिल्ली भारत की राजधानी मतलब क्या बन गई थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। 1916 होम रूल लीग का निर्माण। होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? तो यह होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में शुरू किया गया था और तिलक बाबू के द्वारा पुणे एज ए महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता मतलब क्या लखनऊ पैक्ट हुआ था। और 1916 कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल तो मिला ही था और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में मतलब कि समझौता हुआ। और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यदि कहा जाए, कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल और पाकिस्तान के निर्माण में हम योगदान भी कह सकते हैं, यहीं से पाकिस्तान निर्माण चल रहा था। यहाँ पर कांग्रेस ने यह मान लिया जो मुस्लिम लीग को पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है, मतलब कि मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम बंधु खड़े होंगे और मुस्लिम वोट देंगे। यह पहली बार 1916 में और इसके तहत ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ 1916, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। लखनऊ मतलब क्या है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा यह दोनों कहाँ हैं? यह दोनों लखनऊ में ही स्थित है। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से मतलब अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में लगभग 21 साल बाद अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस भारत आए थे। और जब वो भारत आए तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यह कहा गया कि यदि तुम्हें भारत की राजनीति में रहना है तो तुम्हें कम से कम 1 वर्षों तक खुली आंखों और मुंह बंद करके और खुली कान लेकर तुम्हें इस भारत का भ्रमण करना होगा। और 1916 में 4 फरवरी 1916 ईस्वी को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय महात्मा गांधी पहली बार भारत में जनभाषण मतलब आम जनता को संबोधित किए थे। कब? तो 1916 ईस्वी में। किसके लिए? तो BHU के शिलान्यास के समय महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में। और महात्मा गांधी द्वारा पहली बार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस पहली बार महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जब भी पूछे तो पहली बार गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में अफ्रीका में किया गया था, साउथ अफ्रीका में। लेकिन गांधी द्वारा पहली बार भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और कहाँ किया गया? तो बिहार में कहाँ से? चंपारण में। यहाँ हुआ क्या था? तो तिनकठिया प्रथम लगा नील की खेती। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को निमंत्रण दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से, गणेश शंकर विद्यार्थी वही जो एक पत्रकार थे, उनके सहयोग से यह दिया गया जो गांधी जी आप कभी मतलब बिहार आके किसानों की दुर्दशा को देखिए और उसकी परेशानियों को दूर करें। तो गांधी जी उनके निमंत्रण को एक्सेप्ट किया और 1917 ईस्वी में गांधी जी बिहार आए। और बिहार के चंपारण में जब गांधी जी बिहार आए तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें आशा हो गया जो गांधी यहाँ कोई आंदोलन करने के लिए आया है और गांधी गांव-गांव भ्रमण करना शुरू कर दिए थे। तो गांधी जी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बोला गया कि जो अब मतलब आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो गांधी जी ने स्वेच्छापूर्वक कहा कि यस, मैं तो यहाँ रहूँगा और मैं यहाँ किसानों के दुख दर्द को समझूंगा और मैं इन्हें निजात दिला के ही यहाँ जाऊँगा, मैं उससे पहले नहीं जाऊँगा। और गांधी जी के द्वारा यह किया भी गया। और 3 कट्ठा प्रथा का मतलब क्या? 1 बीघा में मतलब क्या 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। रीज़न क्या था? तो उस समय क्या हुआ, इस शताब्दी में क्या हुआ था मतलब क्या है, तो जर्मनी में नील की उत्पादन शुरू हो गया और केमिकल की तरह जब नील आना शुरू हो गया तो ये खेती वाला जो नील था पुरानी प्रथा पर जो नील की खेती थी उसकी मांग कम होने लगी। और जिस कारण से मांग जब कम होने लगी तो इनका मेहनत उतना लगता ही था लेकिन इनको उसका मूल्य नहीं मिल पाता था।
तो इस कारण से किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह सबसे प्रयोग 1917 बिहार में किया गया था, भारत में। जब पहली बार विश्व में पूछे तो 1906 ईस्वी में। और गांधी जी के द्वारा 1917 और 1918 इस 2 वर्षों में गांधी के द्वारा 3 आंदोलन किया गया था। सी मतलब क्या चंपारण, ए मतलब क्या अहमदाबाद और के मतलब क्या खेड़ा आंदोलन। तो कभी कभी आपसे क्रम में पूछता है कि क्रम बताइए, तो पहले बार कौन चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा मतलब कि किसान आंदोलन, तीनों अलग अलग है। सी चंपारण तिनकठिया प्रथा मिल की खेती के लिए, ए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अनुसुईया बेन इसमें साथ दिए थे, और के मतलब क्या खेड़ा में किसान मतलब प्लेग की बीमारी हो गई थी और इसमें मतलब क्या वहाँ पर उनको वो रुपया नहीं मुहैया कराया गया, इस कारण से यहाँ पर यह तो 3 आंदोलन याद रखें। केक 1919 रोलेट एक्ट मतलब क्या रोलेट अधिनियम बनाया गया था, और इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन, और रोलेट एक्ट को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था? तो मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर था 1920 में, यह भी याद रखेंगे हम। तो रोलेट एक्ट का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रोलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। कौन सा? काला कानून। काला कानून का मतलब क्या हुआ? बिना कोई अपील, बिना कोई वकील, बिना कोई दलील। मतलब क्या इसमें ये तीनों कुछ नहीं होगा, पर पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी उठाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, और इसके लिए ना तो आप कोई अपील कर सकते हैं, ना ही आपका कोई वकील होगा, और ना ही आप दलील कर सकते हैं। तो काला कानून था 1919 रोलेट एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारतीयों के प्रति। जालियांवाला बाग हत्याकांड, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में बैसाख की पूर्णिमा के दिन एक मीटिंग बुलाया गया था। वहाँ मेला चला था, और इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में, मतलब कि गिरफ्तारी से कैसे नहीं मुक्त कराया जाए, इसके कारण एक मीटिंग बुलाया गया था। और जनरल ओ डायर के द्वारा बिना कोई सूचना दिए हुए वहाँ पर पहुँच गया, और चारों तरफ से उन्होंने घेराबंदी कर दिया, और मात्र 3 मिनट का जनरल डायर के द्वारा समय दिया गया उस ग्राउंड को, उस भरी ग्राउंड को खाली करने का। इतिहासकार यहाँ तक ये कहते हैं कि 3 मिनट पूरने से पहले, मतलब समय होने से पहले ही जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने के आदेश दे दिया गया, और अंधाधुंध गोली चलाया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बहुत सारे व्यक्ति, निहत्थे व्यक्ति, क्योंकि वहाँ तो कोई हथियार लेकिन था नहीं, बहुत सारे निहत्थे व्यक्ति की मौत, लगभग 1000 व्यक्ति मरे हैं। जबकि अंग्रेज का जो रिपोर्ट है, अंग्रेज की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 300 व्यक्ति, लेकिन इंडिया के मतलब क्या भारत के का जो रिपोर्ट गठन किया उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग मतलब क्या तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया था, तो इस कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया इसमें कहा गया कि लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। अभी भी जालियांवाला बाग जब आप जाइएगा तो वहाँ पे एक कुआं है, उस कुआं में आदमी कूद के अपना जान दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि कुआं में यदि हम कूद जाएंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था भैया उसमें भी आपकी मौत ही है। तो इस तरह से बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएँ हो, मतलब ये इतनी बड़ी दुर्गम हत्या थी, इतनी बड़ी मतलब क्या एक तरह से कह सकते घटना थी, जिससे पूरा भारतवर्ष हताहत हुआ, और हर एक व्यक्ति इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों किया गया। और गांधी जी को भी, रविंद्रनाथ टैगोर, इसी समय इन लोगों ने यह कहा, टैगोर जी तो यहाँ तक कह चुके थे कि अब वक्त आ गया है तमगा को वापस करने का। तमगा मतलब क्या? जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई है, अब उसे वापस करने का वक्त आ गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी अपना उपाधि जो था नाइटहुड का, उन्होंने वापस कर दिया अंग्रेजों को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू सचिव, चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर था 1919। इस अधिनियम के पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। 1920 खिलाफत आंदोलन, खलीफा के लिए खिलाफत मतलब क्या, खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। इसके कारण ही भारत के मुसलमानों के द्वारा भी टर्की के मुसलमानों को साथ देने के लिए यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व खिलाफत इंडिया कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया। और महात्मा गांधी इसमें बहुत ही पुरजोर तरीका से भाग रहे, पार्टिसिपेट किए, क्योंकि गांधी जी यह सोच रहे थे कि यदि अभी हम मुस्लिमों का साथ नहीं देंगे तो आगे जो आने वाला जो आंदोलन होगा उसमें मुस्लिम बंधु हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए यह एक स्वर्णिम युग है, यह एक स्वर्णिम टाइम पीरियड चल रहा है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। और हिंदुओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी, और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला था 1920 से लेकर 1922 तक।
इसी दरमियान 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया। गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग मतलब क्या, बिना सहयोग के, मतलब क्या, अंग्रेजों को अब हम लोग सहयोग ना करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे, लेकिन हथियार लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में यह किया गया। गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कहा था या कहे थे, जो 1 वर्ष के भीतर मैं स्वराज की प्राप्ति करवा दूंगा, 1 वर्ष के भीतर। जबकि वास्तविकता यह रही इस आंदोलन की कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया 1 वर्ष के भीतर। और लगभग गांधी के द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था। इससे पहले जो तीनों आंदोलन था वो एक क्षत्रिय आंदोलन, जैसे चंपारण सत्याग्रह वो किसानों के लिए था, अहमदाबाद वो मिल मजदूरों के लिए था, खेरा में वो किसानों के लिए था। लेकिन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन जब भी पूछे तो वो होगा असहयोग आंदोलन। गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो शुरू किया गया था। और 1 वर्ष के बाद लोगों का जो मतलब क्या कह सकते विश्वास वह गांधी के प्रति धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और लोगों का मूवमेंट जो है वो आंदोलन से टूटता चला गया। इसी बीच 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ और पुलिस मतलब क्या एक थाने में 23 पुलिसकर्मियों को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। ऐसा नहीं कि भारतीय पागल थे जाके आग लगा दिए, उससे पहले भारतीयों पर फायरिंग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें हमारे लगभग 70 भारतीय मारे गए उसमें। और इससे आक्रोशित होकर भारतीयों के द्वारा एक थाने में जाकर आग लगा दी गई और उसमें कुल 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए। इससे हताहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घोषणा की कि मैं इसका मतलब क्या इस घटना का कह सकते हैं एक तरह से गांधी द्वारा इस घटना का विरोध किया गया एक तरह से, मतलब मैं इसके खिलाफ हूँ। गांधी जी ने कहा मैं अब असहयोग आंदोलन को बंद करो, स्थगित करूँगा, क्योंकि मेरी मंशा यह थी कि मैं सत्य और अहिंसा से लड़ूँ। यह एक मतलब कह सकते हैं एक सोची समझी साजिश मतलब क्या इस आंदोलन को बंद करने की थी, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी के द्वारा जैसे ही इस आंदोलन को वापस लिया गया तो सुभाष बाबू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, मतलब कुछ बड़े नेताओं के द्वारा इसका विरोध भी किया, मतलब क्या इस पर कटाक्ष किया गया, इस पर प्रतिक्रिया दिया गया। सुभाष बाबू के द्वारा यहाँ तक सुभाष बाबू द्वारा यह कहा गया कि जो उत्तर में बैठे किसी गांव की घटनाओं का मतलब कि उत्तर में कोई ऐसा घटना घटा है उसकी सज़ा आप कन्याकुमारी के गोद में बैठे हुए व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं। मतलब यह एक छोटी सी घटना है चौरी चौरा कांड। ऐसा नहीं कि भारतीयों ने जान के किया, उन पर फायरिंग किया गया तो उन्होंने आक्रोशित होकर किया। यह एक छोटी सी घटना की सज़ा आप पूरे भारतवर्ष को क्यों दे रहे हैं, आप इस आंदोलन को बंद क्यों कर रहे हैं। उसी समय नेहरू जी ने कहा, मोतीलाल नेहरू, जब भारतीयों का विश्वास जब चरमोत्कर्ष पर था तो आपने राष्ट्रीय आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। तो कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई इस आंदोलन को वापस लेने पर गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के ऊपर, लेकिन गांधी जी इस पर कोई कटाक्ष नहीं किए। और कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला सबसे बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। उन्नीस सौ 27 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय यह कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसे भारत भेजा गया था। कब? तो यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया और लाला लाजपत राय उसमें लाहौर में थे और उन पर लाठी बरसाई गई, पुलिस की मार के मतलब के डंडे से उनके सर पर चोट लगा और उनकी कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो गया। तो वो कहाँ से विरोध करते? लाहौर से। लाहौर का मतलब क्या? रावी नदी के तट पर यह स्थित है। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया 1929 ईस्वी में। लेकिन यह बम जो था यह किसी को मारने की इंटेंशन से नहीं फेंका गया था, किसी को मारने की सोच से नहीं फेंका गया था। और जब वो असेंबली में जो वो बम फेंके थे उस असेंबली में, उस बैठक में सर जॉन साइमन भी बैठे हुए थे, मौजूद थे उस असेंबली में। भगत सिंह का बस इंटेंशन इतना था कि बहरे को सुनाया जाए, मतलब क्या अंग्रेज जो बहरे हो चुके उनको सुनाया। क्यों? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल चल रहा था उस समय बहस पे और उसको विरोध किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेज उसे भी पास करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो इन पर आरोप लगाया गया कि जो इन्होंने असेंबली में मारने के उद्देश्य से बम फेंका था। और यदि वो चाहते
भगत सिंह यदि चाहते तो वह असेंबली में बम फेंक कर वो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम मतलब क्या, हम लोग जो नवयुवक, जो युवा क्रांतिकारी हैं, हम कोर्ट को ही अपने प्रचार प्रसार का एक मंच बनाएंगे। और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए उन्होंने उसी असेंबली में खड़ा रहा और पुलिस उन्हें आए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दिया, भगत सिंह, बटुकेश्वर और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दे दिया गया। और इनकलाब, ये कोर्ट भी जाते थे तो ये हमेशा एक ही नारा देते थे, इनकलाब जिंदाबाद। कौन? तो भगत सिंह। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। किस अधिवेशन में? तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब क्या छोटे नेहरू, 1928 में बड़े नेहरू का मतलब क्या मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में छोटे नेहरू का मतलब क्या जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की, और पहली बार कांग्रेस द्वारा फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। क्यों? तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया 1928 ईस्वी में, जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। लेकिन छोटे नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में कि भैया अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और नेहरू के द्वारा, छोटे नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में 1929 में 31 नवंबर 1929 में, लाहौर का मतलब क्या रावी नदी की तट पर, रावी नदी का मतलब क्या रोहतांग दर्रा का मतलब क्या हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थल है। तो इस समय यह दिया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसी वर्ष यह पहली बार घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष अब हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यह भी कथन उस अधिवेशन में 1929 में दिया गया था छोटे नेहरू के द्वारा। और यह क्या देखिए कि संयोग कितना अच्छा था। 1928 में बड़े नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और 1929 में छोटे नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1928 के बाद बड़े नेहरू का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़वा आंदोलन, नमक कानून तोड़वा आंदोलन, नमक पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब क्या? विनय पूर्वक हम उनकी बातों को अवहेलना करेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन किसके पूर्वक? विनय पूर्वक। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा किसके द्वारा? गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया? तो 12 मार्च को ये लोग चले थे साबरमती से दांडी के लिए, कि दांडी साबरमती के लिए। यह आपका एक प्यारा सा प्रश्न रहा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि वह साबरमती से दांडी गए थे या दांडी से साबरमती आए थे। यह आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और 24 दिन की यात्रा के बाद ये 5 अप्रैल को पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ो उन्होंने शुरू किया था। यह सिर्फ गुजरात में लागू नहीं हुआ, यह सब जगह पूरे भारत में लागू हुआ, और यह पूरे भारत में इसका नेतृत्व किया गया। बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो मिट्टी का मतलब क्या नमक बनाकर उसे तोड़ा गया था। बिहार में भी नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। साउथ इंडिया में सिराज गोपालाचारी जी के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। पाकिस्तान के पेशावर के एरिया में खान गफ्फार खान के द्वारा, जिन्हें लाल सेना का गठनकर्ता भी कहा जाता है, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। नागालैंड मणिपुर की तरफ गोंडेनेल्यू के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से यह पूरा देश में यह नमक कानून तोड़ो चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। 1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, प्रथम राउंड टेबल समिट 1930 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी के द्वारा मतलब कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल समिट से पहले गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल समिट में जाने के लिए मतलब क्या सहमत हुए, और उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट भी किया गांधी जी के द्वारा। और सेकेंड राउंड टेबल समिट भी अनसक्सेसफुल रहा। सांप्रदायिक पंचायत के कारण कह सकते हैं आप, दलितों को आरक्षण देने के कारण गांधी जी वहाँ वापस आ गए। 1932 में थर्ड राउंड टेबल समिट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। 1932 में ही गांधी और अंबेडकर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, उसे पूना पैक्ट के नाम से, क्योंकि पूना की जेल में गांधी बाबू थे उस समय। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, और यह
अंतिम आंदोलन था अंग्रेजों को भगाने के लिए, और इसके बाद अंग्रेज भाग गया। और इसी आंदोलन पहली बार गांधी के द्वारा डू एंड डाई, करो या मरो का नारा भी दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी बोला जाता है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन मतलब क्या, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को मॉर्निंग में ही 0 आवर ऑपरेशन अंग्रेजों द्वारा चलाया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान भी मिली इसी आंदोलन के दरमियान। 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 में। 1947 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस, और आज़ाद हिंद सरकार को सुभाष चंद्र बोस। 1946 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन किया गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही, रिकमेंडेशन पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुआ, 389 सीट दिया गया, जिसमें से 93 सीट 93 सीट जो था वह देसी रियासत को दिया गया था, 4 सीट कमिश्नरी प्रांत को दिया गया था, और 292 सीट था टोटल, जिसमें वोटिंग होने के बाद 73 सीट पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुआ, 208 सीट पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुआ, मतलब क्या जीत हासिल हुई। तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ किस कमेटी की सिफारिश पर, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जी को चुना गया था, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुना गया, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू संचालक समिति के अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू पहले से राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला, और अभी तक वर्तमान समय तक वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 98% वोटिंग के साथ राष्ट्रपति पद पर काबिज रहा। 1946 अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना लाई गई 1947 में, और 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, और 14 अगस्त 1947 को और 12 गुजरात में पाकिस्तान भी। तो माउंटबेटन योजना के आधार पे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वर्ष और कुछ उस वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।